हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल था न्यूक्लियस के अंदर? प्रोटॉन्स। ठीक है, याद है आपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। इसमें जब अल्फा पार्टिकल्स को पास किया था थ्रू गोल्ड फॉइल, वेरी थिन गोल्ड फॉइल, तो क्या हुआ था? अल्फा पार्टिकल्स कुछ रिफ्लेक्ट हुए थे, कुछ डेविएट हुए थे, कुछ स्ट्रेट चले गए थे। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए थे और उन्होंने ये प्रूव किया था कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा सा है, बहुत स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाई करता है एटम में, और उस न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स। ठीक है, ये उन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, व्हाट आर कैनाल रेज। कैनाल रेज होती है पॉजिटिवली चार्ज रेज। कैनाल रेज पॉजिटिवली चार्ज रेज होती है। इसको थोड़ा सा समझ लो। सपोज जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कैनाल रेज का, वो कुछ ऐसा था। एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी और डिस्चार्ज ट्यूब में हमने एक गैस फिल की, गैस एट वेरी लो प्रेशर। कैसे लो प्रेशर कैसे किया? वहां से हम एयर को रिमूव करते गए थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम हमने बहुत, इसको वैक्यूम से कनेक्ट किया, वैक्यूम पंप से कनेक्ट किया, तो यहाँ पे क्या होगा? धीरे धीरे एयर निकलती जाएगी और एयर बहुत कम प्रेशर पे होगी। और यहाँ पर हमने कैथोड और एनोड लिया। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड। यहाँ पर हाई वोल्टेज जनरेटर हमने लगाया। एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगाया हाई वोल्टेज जनरेटर। तो क्या होगा? हम जब हाई वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्ट का, उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो 10,000 वोल्ट तक का वोल्टेज लिया, 10,000 वोल्ट तक। प्रेशर को बहुत कम कर दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि एनोड में से कुछ रेज निकल रही है। एनोड में से कुछ रेज निकल रही है टूवर्ड्स कैथोड। और ये जो रेज है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है, इसलिए है पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज, एंड दीज आर नोन एज कैनाल रेज। क्योंकि यहाँ पर वो जो कैथोड है इसमें परफोरेटेड कैथोड है। परफोरेटेड मतलब कैथोड में होल्स हैं और इन होल्स में से ये आगे जाएगी पॉजिटिवली चार्ज रेज, और यहाँ पर कैथोड के पीछे आपको रेड कलर, रेड ग्लो दिखाई देगा। तो ये एक्सपेरिमेंट था जिससे कैनाल रेज डिस्कवर हुई। तो क्लियर हो गया, कैनाल रेज क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज रेज। कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस जो एनोड से निकल के टुवर्ड्स कैथोड जाती हैं। क्लियर? इसमें आप एक चीज और ऐड कर लीजिए, कैनाल रेज वर डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, स्टेट वन ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक क्या था? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स, कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस अगर एक्सेलरेट कर रहा है, अगर वो सर्कुलर मोशन में है तो वो एक्सेलरेट कर रहा है। यूनिफॉर्म पढ़ा है ना, फिजिक्स में भी तो पढ़ा है मोशन चैप्टर में, कि जब सर्कुलर मोशन में होता है तो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। यूनिफॉर्मली सर्कुलेटेड मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो रदरफोर्ड ने बोला था कि वो ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो ड्रॉबैक क्या हुआ उनका कि जब वो सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है मतलब वो एक्सेलरेट कर रहे हैं, और अगर एक्सेलरेट कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स, any object in circular motion will continuously radiate energy. Any object in circular motion accelerating, any object in circular motion और accelerate भी कर रहा है तो क्या होगा? It will continuously radiate energy. तो अगर एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो धीरे 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 उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, एंड अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन विल फॉल इन द न्यूक्लियस। इसका मतलब एटम अनस्टेबल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, एटम स्टेबल होता है। ठीक है, ये इनका ड्रॉबैक था, तो लिख लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज एन एटम न्यूट्रल इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन इट। तो एटम न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि उसके पास, बिकॉज इट हैज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, इट हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज हमने लिया सोडियम, एग्जांपल ले रहे हैं,
आंसर तो हो गया, बिकॉज इट हैज एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एग्जांपल से हम समझते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो कन्फिग्रेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ 281। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 11 और प्रोटॉन्स कितने हैं 11। ठीक है, तो क्या हुआ 11 नेगेटिव चार्ज है, 11 पॉजिटिव चार्जेस है, 11 नेगेटिव चार्जेस एंड 11 पॉजिटिव चार्ज। तो क्या हुआ एज अ होल एटम इज न्यूट्रल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट। मास नंबर, जैसे इसी को ही हम कंटिन्यू करते हैं, सोडियम हमने लिया तो मास नंबर ऊपर लिखा जाता है, सोडियम का होता है 23 और इसका एटॉमिक नंबर 11। तो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मास नंबर इज सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। सो मास नंबर इज सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड इट इज डिनोटेड बाय ए। कैपिटल ए से हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम्स। कार्बन और सोडियम में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ याद होना जरूरी है एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर याद है तो जितना न्यूट्रल एटम में जितना एटॉमिक नंबर होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन 2n² रूल को फॉलो करते हुए 2n² रूल के अकॉर्डिंगली फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं अगर n इक्वल टू 1 डाला तो, और n इक्वल टू 2 लोगे तो 2 इंटू 2² दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और अगर थर्ड शेल लेंगे तो 2 इंटू 2³ दैट इज 2 to the 4 to the 8 to the 16। कुछ गलत कर दिया, हाँ n इक्वल टू 3 लेना है, 3²। ठीक है, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 दैट इज 18। तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, सेकंड शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, थर्ड शेल में है 18 इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी है। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, तो फर्स्ट शेल में 2 बचे कितने 4। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया कार्बन का 2 4। सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 आ सकते हैं, बचे कितना 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम एटम हैज एटॉमिक मास ऑफ 4u। हीलियम का एटॉमिक मास दिया हुआ है 4u एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव। कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है a माइनस जेड। अगर आप किसी एलिमेंट को लिखते हैं, अगर सपोज एलिमेंट x है, कोई भी हो सकता है एलिमेंट x, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं a z से। ऊपर होता है मास नंबर, नीचे होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, और a माइनस जेड कर दोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास है 4, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज सेम एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सॉरी एटॉमिक नंबर इज सेम एज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं, एटॉमिक नंबर इज सेम एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर z इज सेम एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा हमेशा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कभी इक्वल होगा जब न्यूट्रल है। ठीक है, बाकी मेन जो डेफिनेशन होती है एटॉमिक नंबर की वो यही होती है कि एटॉमिक नंबर इज सेम एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर एटॉमिक मास या मास नंबर है 4 और एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें मिल गया 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई सोडियम आयन Na+ हैज कंप्लीटली फिल्ड K and L शेल्स। सोडियम आयन अगर हमने लिया है, क्वेश्चन में बोला है कि इसके पास कंप्लीटली फिल्ड K और L शेल्स हैं, कंप्लीटली फिल्ड। तो हमें यही एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम सोडियम लेते हैं। सोडियम अगर आपने लिया है तो उसका कन्फिग्रेशन होता है 281। अभी जस्ट हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर 11 है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ 281। Na+ का मतलब क्या हुआ, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। Na+ मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। ठीक है, तो क्या हुआ, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में तो कुछ भी नहीं है क्योंकि इसने Na+ का मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो कन्फिग्रेशन हो गया 28। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि सोडियम के पास कंप्लीटली फिल्ड K एंड L शेल्स क्यों हैं। तो इसका रीजन लिख सकते हैं आप, सोडियम आयन हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन ऑक्टेट, सो इट्स शेल्स K एंड L शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। चलो एक क्वेश्चन और सोडियम आयन के जैसा ही एक और मैं दे रही हूँ, Mg2+। क्वेश्चन रहेगा कि Mg2+
वाई Mg2+ हैज कंप्लीटली फिल्ड K and L shells. क्या क्वेश्चन लिया मैंने? वाई Mg2+ हैज कंप्लीटली फिल्ड K and L shells. कंप्लीटली फिल्ड K शेल का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स और L शेल का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो Mg2+ में ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, कन्फिग्रेशन हुआ 282, ठीक है. इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. टू अटेन ऑक्टेट इट कैन इजिली लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो पहले इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स है, कन्फिग्रेशन है 282. टू अटेन ऑक्टेट इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स. अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए तो Mg2+ बन गया, ठीक है, और उसका कन्फिग्रेशन हो गया 28. तो टू अटेन लिखेंगे, टू अटेन ऑक्टेट मैग्नीशियम विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स and will have 10 electrons. So configuration will be 2 and 8. 2 electrons in K shell and 8 electrons in L shell. So Mg2+ has completely filled K and L shells. ठीक है. अब हम आते हैं नेक्स्ट, अभी करा देती हूँ. 9th क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने टेबल बना रखी. 9th क्वेश्चन नंबर 10th हो गया. ये क्वेश्चन नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें समझना है, ठीक है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए हुए, बाकी सब हमें फिल करना है. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर Z से डिनोट करते हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है. अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या हो जाता है? मास नंबर. ए क्या होता है? मास नंबर. मास नंबर इज इक्वल टू नंबर सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. 11 + 12 हो गया 23. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ न्यूट्रल है, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, मतलब हम माने कि न्यूट्रल है. न्यूट्रल में जितने प्रोटॉन्स होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब ये है कौन? सिंबल बताना है इस एलिमेंट का. क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 11, मतलब है ये सोडियम, और सोडियम का सिंबल होता है Na. सोडियम का सिंबल होता है Na, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ K and L shells of an atom are completely full. If K and L shells of an atom are completely full, then what is the name of the element? तो K और L शेल्स फुल है, K फुल है और L शेल फुल है. क्वेश्चन मैं 10 ही ले रही हूँ उसको. K में 2 होता है और L में 8 होता है, ठीक है. इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 2 + 8 10. 10 किसका होता है? नियॉन का. ना ये नाम याद होने चाहिए. फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को लाइन से याद कर लेना, ऑर्डर से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ J.J. थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम. J.J. थॉमसन का क्या लिमिटेशन था? ही कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैरीड आउट बाय अदर साइंटिस्ट. अदर साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. ये लिमिटेशन है आपकी टेक्स्ट बुक में, बहुत बढ़िया सी लाइन लिखी हुई है, उसी को याद कर लीजिएगा. समझ में आ गया? बाकी साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है. ही कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैरीड आउट बाय अदर साइंटिस्ट. ये इसका आंसर है. थॉमसन मॉडल तो पता है ना, क्रिसमस पुडिंग के जैसा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है. ये उनका मॉडल था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट लिमिटेशंस ऑफ, नहीं, राइट रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल. देखो, रदरफोर्ड का जब एक्सपेरिमेंट की बात आती है तो हमें 3-4 चीजें ध्यान रखनी है. सबसे पहले उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट में कुछ पॉइंट्स हैं. इसके बाद है उनकी ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन में आपको टेक्स्ट बुक में 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं. इसके बाद उनका कंक्लूजन है. कंक्लूजन में फिर से 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसके बाद है मॉडल. तो ये आपको चारों चीज़ें, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन और मॉडल, ये सब आपको पॉइंट्स अच्छे से याद होने चाहिए. मतलब समझते हुए ओन वर्ड्स में फ्रेम कर लीजिएगा. तो मॉडल क्या था? मॉडल में 3 पॉइंट्स हैं. मॉडल, इनके मॉडल के अकॉर्डिंगली न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ठीक है. क्या मॉडल था? कि एटम में न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज है. देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस एंड नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस. मोस्ट ऑफ द मास एटम का न्यूक्लियस के अंदर होता है. इलेक्ट्रॉन्स बहुत हल्के होते हैं, वेरी वेरी लाइट, तभी तो वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द मास रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस और न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज. एक पॉइंट. दूसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व करते हैं? वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में. और ये जो ऑर्बिट्स होती हैं, बाद में हमने बोर्स मॉडल में पढ़ा था कि वो नॉन रेडिएटिंग होती हैं. अभी
ये जब रिवॉल्व कर रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स में, तो वो रेडिएटिंग ऑर्बिट्स हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा। और बोर्स मॉडल में हम पढ़ेंगे कि जो ऑर्बिट्स होंगी वो नॉन रेडिएटिंग होंगी, मतलब वो एनर्जी लूज नहीं करेंगी। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट मॉडल का क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। और थर्ड पॉइंट है कि न्यूक्लियस का साइज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। न्यूक्लियस का साइज बहुत बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, कैलकुलेशन वाला है थोड़ा सा। अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट X contains two isotopes. Sample of an element contains two isotopes, X16-8, X18-8. Question number है 13. If the average atomic mass of this sample of element be 16.2 U, calculate the percentage of two isotopes in this sample. तो हमें इस सैंपल में देखो क्या होता है, आइसोटोप्स। सबसे पहले आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स ऐसे एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो एटॉमिक नंबर सेम है 8 दोनों का, और मास नंबर दोनों का डिफरेंट है। तो ऐसे एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप्स। तो अब एक ही एलिमेंट के दो आइसोटोप हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि दो ही हों, हाइड्रोजन के 3 होते हैं, क्लोरीन के 2 होते हैं, किसी किसी के बहुत ज़्यादा भी होते हैं। एक कोई एलिमेंट है जिसके 32 आइसोटोप्स भी हैं, शायद अच्छे से याद नहीं है अभी मुझे, इसलिए भी नहीं बोल सकती, शायद गोल्ड या सिल्वर है। तो यहाँ पे 2 आइसोटोप्स हैं, ठीक है, 2 आइसोटोप्स हैं। तो अब हम इसका मास क्या लें, मास हम 16 लें या 18 लें। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, अगर हमें दोनों का परसेंट पता है कितना कितना है तो हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है और हमें बताना है कि कितना कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ दीज आइसोटोप्स इन द सैंपल। तो हम मान लें ये x% है, तो दूसरा वाला 100 माइनस x% होगा। ठीक है, सपोज x16-8 हैज x% एंड x18-8 हैज 100 माइनस x%। अब फॉर्मूला क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास के लिए, फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू उसका पहले वाले का एटॉमिक मास इनटू उसका परसेंट प्लस दूसरे वाले का एटॉमिक मास इनटू उसका परसेंट। ठीक है, क्लियर हो, पहले वाले का एटॉमिक मास इनटू उसका कितना परसेंट है x%, दूसरे वाले का एटॉमिक मास और इनटू उसका परसेंट। अब अपॉन 100 दोनों में है, तो 100 को हम एलसीएम लेके साइड चेंज कर देंगे। यहाँ पर हो गया 16x प्लस 18 इंटू 100 1800 और 18 इंटू एक्स माइनस के साथ 18x। ठीक है, और 16.2 यहाँ एज इट इज। अब 100 की साइड चेंज करोगे तो 16.2 इंटू 100 इक्वल टू 16 माइनस 18 हुआ -2x प्लस 1800। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1620 इक्वल टू -2x प्लस 1800। अब -2x की साइड चेंज कर दें प्लस 2x और 1620 की साइड चेंज कर दें तो 1800 माइनस 1620, 1800 माइनस 1620 हमें करना है। यहाँ पे है 2x इक्वल टू, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो x विल बी 90। इसका मतलब ये तो हो गया 90% और ये वाला कितना हो गया 100 माइनस 90 दैट इज 10%। तो दोनों की परसेंट हमने निकाल ली। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो आपके जितना सिलेबस में है उतना हम करते हैं, वैसे तो बहुत वास्ट है, इनकी प्रॉपर्टीज को हमें डिटेल में देना, लेकिन सिलेबस के हिसाब से हम करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। रिलेटिव मास प्रोटॉन्स का हम 1U लेते हैं, न्यूट्रॉन्स का भी 1U लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही हल्के होते हैं, 1/1840 टाइम्स होते हैं। ठीक है, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। लोकेशन तुमने पढ़ा है, बीच में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, सेकेंड शेल में 8 बना दी, फर्स्ट शेल में 2। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, आउटसाइड द न्यूक्लियस, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों के लिए
सेम रहेगा इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमने सारी तीनों प्रॉपर्टीज जो मेन है वो हमने यहाँ पे एक साथ दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी बैक एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स फर्स्ट एटॉमिक नंबर, सेकंड मास नंबर, थर्ड आइसोटोप्स, फोर्थ आइसोबार, गिव एनी टू यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। तो एक एक करके हम करते हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या लिखोगे, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और एग्जांपल हमें देना है, हम ले लें सोडियम, एटॉमिक नंबर इज 11। और एक और ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लो, चलो, एटॉमिक नंबर 12। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज सेम एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नेक्स्ट है मास नंबर। मास नंबर इज डिनोटेड बाय A, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मास नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एग्जाम्पल हम लेते हैं, सोडियम का ही ले लें, ऊपर 23 नीचे 11 होता है, पता है आपको, तो इसका A कितना हो गया, एटॉमिक मास 23। या मैग्नीशियम ले लें 24, 12, मास, एटॉमिक मास या मास नंबर इज 24। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोटोप्स। Isotopes are atoms of the same element having same atomic number but different mass number. ठीक है, atoms of same element having same atomic number but different mass number. जैसे एग्जाम्पल में बहुत कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हम लेते हैं कार्बन, कार्बन 12 और कार्बन 14। ठीक है, सेम मास, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। या आप ले लो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अगर एग्जांपल में बस हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम लेते हैं आइसोबार्स। देखो इसमें 3 चीजें ध्यान रखना। आइसोटोप एक बार फिर से आओ, मैंने यहाँ से 2 चीज लिखी हैं, लेकिन तीसरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट लिख लेना। आइसोबार्स क्या होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। 3 चीजें क्या क्या होंगी इसमें खास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मास नंबर सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। जैसे कैल्शियम और आर्गन, दोनों का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास या मास नंबर दोनों का 40 होता है। मास नंबर दोनों का 40 है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और आर्गन का 18। ठीक है, तो क्या है ये, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एक कैल्शियम है एक आर्गन है, हैविंग सेम मास नंबर 40, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एक का 20 एक का 18। तो एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो क्या क्या आइसोबर्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, क्या होंगे, आइसोबार्स। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में है, गिव एनी 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स जो अभी हमने पढ़े, ऐसे यूरेनियम का भी होता है, यूरेनियम का आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप्स के यूज पूछे हैं, तो यूरेनियम का आइसोटोप यूरेनियम 235 इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। यूरेनियम का 235 होता है और दूसरा होता है 238। तो यूरेनियम 235 को हम बम्बार्ड करते हैं विद न्यूट्रॉन्स, और जब हम इसको बम्बार्ड करते हैं तो इसका फिजन हो जाता है, बेरियम और क्रिप्टन बनते हैं, साथ में ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। उस एनर्जी को यूज करते हैं वाटर को स्टीम बनाने में, वाटर को हीट करने में। स्टीम से टर्बाइंस रोटेट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है। तो यूरेनियम 235 इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज फ्यूल। ठीक है, और एक और आइसोटोप है कोबाल्ट 60, जिसको कैंसर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज। अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कैनाल रेज क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस। कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस, और इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगाएं, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड
मैं शॉर्ट में लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई से और मैग्नेटिक फील्ड बी से, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस। जैसा कि अभी हमने दिखाया था, एनोड से निकल रही थी वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में, मान लेना है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल इन एन एटम टू हैव 12 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स? एक्सप्लेन। 12 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स किसी में हो सकते हैं क्या? तो सबसे पहली बात है, प्रोटॉन नंबर देके आप ये बताइए कि ये कौन सा एलिमेंट है। 12 प्रोटॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये हमारे पास 12 है। कौन हो गया ये? अगर एटॉमिक नंबर 12 है इसका मतलब ये मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। अब क्या पॉसिबल है कि ये इलेक्ट्रॉन, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो? यस, इट इज पॉसिबल। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे टू अटेन ऑक्टेट, मैग्नीशियम विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर एटम न्यूट्रल है तब तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर इस पे कोई चार्ज है तो हम बोल सकते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल है, चार्ज स्पीशीज है, तो it is possible to have 12 protons and 10 electrons for charged species. Next question, what information is conveyed by the statement that mass number of magnesium is 24 and atomic number is 12? mass number is 24, atomic number is 12. इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? देखिए, मास नंबर का मतलब होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो क्या इंफॉर्मेशन मिली? मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और z इक्वल टू 11, z इक्वल टू 12 से हमें क्या मिला? एटॉमिक नंबर 12 मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 12, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज सेम एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर? एक और लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास का। आपकी टेक्स्ट बुक में बीच में क्लोरीन के बारे में दिया हुआ है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, इसका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। दीज आर आइसोटोप्स, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ isotopes of chlorine. We have to find average atomic mass. Given data क्या है? Chlorine occurs in nature in 2 isotopic forms with masses 35U and 37U in the ratio 3:1. किस रेशो में एग्जिस्ट करता है नेचर में? 3:1 रेशो में, 3:1 रेशो में, ठीक है। तो हम पहले इस रेशो को परसेंट में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला सीखा है उसमें परसेंट लगाना है। हम रेशो से भी कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। चलो दोनों तरह से बता देती हूँ। अभी पहले परसेंट से बता देती हूँ पहले। तो 3/1 है, इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो क्लोरीन 35 कितना परसेंट में एग्जिस्ट करता है उसको निकालने के लिए क्या करोगे? 3 सम ऑफ रेशोज। सम ऑफ रेशोज क्या होगा? 3+1। सम ऑफ रेशोज 3+1 हुआ 4, ठीक है। तो क्लोरीन 35 का कितना परसेंट होगा? 3 सम ऑफ रेशोज इंटू 100, कितना हो गया? 4 25 100, 3 25 70, 25 इंटू 3 75। तो क्लोरीन 35 75% एग्जिस्ट करता है, तो दूसरा 25% हो गया। चाहो तो निकालना है तो निकाल के देख लो। क्लोरीन 37 कितना परसेंट होगा? परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 35 और परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 37 कितना है? 1। इसका रेशियो पार्ट है 1 सम ऑफ रेशोज इंटू 100। 4 25 100, तो ये आ गया 25%। दोनों का परसेंट हमें पता चल गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज एटॉमिक मास के लिए। एवरेज एटॉमिक मास इज, उसका मास लो, फिर वो कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है वो लो, प्लस दूसरे का मास 37 और वो कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है? 25%, ठीक है। नीचे एलसीएम हो जाएगा 100, ऊपर 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 26 पॉइंट। फाइनल आंसर मैं लिख के दे रही हूँ, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, 35.5U, ठीक है। दूसरा मेथड बता रही हूँ इसका, इसी को सॉल्व करने का दूसरा मेथड बिना परसेंट में कन्वर्ट किए। एवरेज एटॉमिक मास पहला है 35, सम ऑफ
यहाँ पर 3:1 रेशो है तो डायरेक्ट 3 अपॉन सम ऑफ रेशोज, प्लस दूसरा है 37, वो किस में है 1:4 रेशो में, ठीक है, वो उसका 1 पार्ट है आउट ऑफ टोटल 4th पार्ट। बिल्कुल सेम यही आंसर आएगा, सॉल्व करके देख लो। इसको मैंने सॉल्व कर दिया है, 35 इंटू 3 किया तो 105, 37 इंटू 1 किया तो 37 डिवाइडेड बाय 4 है, एलसीएम लेंगे 105 प्लस 37 किया और डिवाइड करने से हमें मिल रहा है 35.5। सेम आंसर है। आप चाहें तो ये अगर सिर्फ रेशो दिया हुआ है तो आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो परसेंट में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं।